नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिवकुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। संतोष पाठक ऑफिशियल के तमाम दर्शकों को नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक बार फिर से राजनीति की एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। जी शिव जी। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की नाराजगी कम होती दिख नहीं। आपको याद होगा कि 2022 तक एक ऐसा विभाग हुआ करता था जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में भारी खींचतान मची। विभाग था पीडब्ल्यूडी। जब दूसरी बार 22 में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने यह विभाग जितिन प्रसाद को दे दिया और उन्हें चंद दिन ही मंत्री बने हुए थे कि विभाग में एक ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट वायरल हो गई और उस पर लेकर बड़ी खींचातानी छीजा लेकर हुई प्रदेश सरकार। उसके बाद जितिन प्रसाद तो 2024 में सांसद बन गए, चले आए, लेकिन वो विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रह गया। मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ 2024 से पहले, लेकिन तब तक जितिन प्रसाद थे अपने विभाग के मंत्री, तो वो आवंटित नहीं हुआ। अब उस विभाग पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर दिए। एक मंत्री हैं जो परिवहन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग हमारे बिना कैसे उद्घाटन कर सकता है। अब सोचिए, जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे। और दूसरे एक विधायक जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। जब जब राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव होता है तो भाजपा को वोट करते हैं। उन्हीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। हालांकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, उन पर दयाशंकर सिंह को थोड़ा सा गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। अब इस सब के पीछे ये माना जा रहा है क्या कोई इष्ट रूठ गया, क्या कोई देवी देवता रूठ गया। जिस विधायक को लेकर वो परेशान थे उन्हीं विधायक जी ने उन्हें फंसा दिया। जिस सीट को, जिस विभाग को लेके खड़े थे परेशान, उसी ने फंसा दिया। उन्होंने बिजली विभाग की बैठक बुलाई। बिजली विभाग की तो मंत्री जी को ही उसने जेई ने कह दिया कि जाओ चढ़ जाओ पोल पे, उतार लाओ ट्रांसफार्मर और ले जाओ, हम नहीं आएंगे। पाठक जी, कुल मिला के ये क्या चल रहा है। जिस विभाग से केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने जलील किया, वही विभाग आज उन्हें फंसा है। देखिए, ये लड़ाई जो है ना शिवजी, बड़ी दिलचस्प हो गई। हम जब भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर, योगी आदित्यनाथ पर स्टोरी करते हैं तो 2-2 रुपए वाले जो होते हैं ना सोशल मीडिया भी, वो आ जाते हैं, पूछते हैं कब होगा कब होगा, मेरी और आपकी आलोचना करते रहते हैं। लेकिन उनको बता दो कि बिना आग लगे तो धुआं निकलता नहीं है ना। अगर धुआं निकल रहा है, उसके पास पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आग लगी है। दयाशंकर सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और दयाशंकर सिंह कोई एके शर्मा की तरह नहीं है जिनको राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत होती है। दयाशंकर सिंह अपने बल पर राजनीति करते हैं। और जिन दर्शकों को याद ना हो उनको याद दिला दूं कि मायावती को लेकर उन्होंने क्या कहा था और बसपा किस तरह से उतर गई थी। उसके बावजूद भी दयाशंकर सिंह को भाजपा इग्नोर नहीं कर पाई। उनकी पत्नी को, स्वाति सिंह को, टिकट भी देना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को मंत्री भी बनाना पड़ा था। तो वो कद है दयाशंकर सिंह का। और दयाशंकर सिंह मंत्री हैं, अब वो मैदान में उतर रहे हैं। और उन्होंने किस विभाग के अधिकारी को हड़काया है? अब तक तो ऊर्जा मंत्री साहब थे, वो अपने विभाग के अधिकारी को हड़का रहे थे। अब उन्होंने उस विभाग के अधिकारी को हड़का दिया जो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आती है। यानी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की प्रभुसत्ता पर चैलेंज करते हुए ये सवाल उठा दिया कि योगी आदित्यनाथ का मंत्रालय चला कौन रहा है। अब तक तो सरकार पे सवाल उठ रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का मंत्रालय चला कौन रहा है। आऊंगा मैं इस सवाल पे भी, लेकिन दर्शकों को जरा इतिहास की याद दिला देता हूँ कि क्या किया गया था। 2022 का विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। 2017 से 22 तक किस तरह से योगी वर्सेस केशव का माहौल उत्तर प्रदेश में बना रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सिराथू विधानसभा सीट से हार गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया था। हालांकि आज भी सिराथू विधानसभा में मिली हार को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के कई सारे गिले शिकवे हैं जो दूर कभी नहीं किए गए।
उसके बाद कमजोर हो गए, ये कहा गया कि सरकार में आएंगे नहीं, दिल्ली दरबार ने प्रेशर डाला तो उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उनसे जो उनका मंत्रालय था, जिसकी वजह से ताकतवर थे केशव प्रसाद मौर्य, पीडब्ल्यूडी मंत्री से यूपी में सबको काम होता है, भाई सबको सड़क बनानी है अपने इलाके में। पीडब्ल्यूडी मंत्री के बिना तो कोई भी विधायक अपनी विधायकी की राजनीति कर ही नहीं सकता है, आप ये तय मानकर चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उप मुख्यमंत्री तो बना दूंगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी उनसे छीन लिया। और पीडब्ल्यूडी दिया किसको? अगर किसी कट्टर भाजपाई को दे देते तो चलिए एक बार को लगता है कि हाँ भाई इज्जत दी गई है। नए नवेले भाजपाई बने थे, उनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके थे, राहुल गांधी की युवा टीम में माने जाते थे, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। कांग्रेस का बुरा समय आया तो पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता से उनका मंत्रालय पीडब्ल्यूडी छीनकर जितिन प्रसाद को दे दिया गया। ये जान रहे थे योगी जी कि जितिन प्रसाद यूपी की राजनीति करने नहीं आए, उनको जाना सांसद बनकर दिल्ली। जो एक बार दिल्ली की राजनीति कर बैठा हो, सांसद और मंत्री बन बैठा हो, उसको लखनऊ में उतना मजा आता नहीं, तो जानबूझ कर दिया गया। और फिर जैसे ही वो सांसद बन के मंत्री बन के दिल्ली आ गए, वो मंत्रालय उन्होंने अपने पास रख दिया। और आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट देख रहा था, आमतौर पर ये नियम होता है कि जितने मंत्रालय मंत्रियों को बांट दिए जाते हैं, उसके अलावा बाकी सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होते हैं। केंद्र में भी जितने मंत्रालय मंत्रियों को बांटे जाते हैं, उसके अलावा बाकी सारे मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास कौन कौन से मंत्रालय है, जब मैं उसकी लिस्ट देख रहा था, तो शुरू के अपॉइंटमेंट, पर्सनल, होम, विजिलेंस, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, रेवेन्यू, और उसके बाद नीचे कई सारे मंत्रालय आते जाते हैं। और सबसे लास्ट में है रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामले कितने इंपॉर्टेंट है, सेकंड लास्ट है। और उसके बाद है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब एक बात, मैं आमतौर पर जाति की बात करता नहीं हूँ शिव जी, और वैसे भी हम दोनों जाति की बात करेंगे तो फिर कई तरह की चीजें उठेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की राजनीति हो रही। और ये जो मसला जो बलिया की राजनीति गरमा दी है, बलिया तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, और बीजेपी के मंत्री सिर्फ एक पुल के उद्घाटन को लेकर कह रहे हैं कि भाई हमें बताया क्यों नहीं। और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक है, दोनों आमने सामने हैं। और ये मसला सिर्फ पुल का नहीं, ये बलिया की राजनीति, या उससे अगर विस्तृत तौर पर आप जाए तो ठाकुर की राजनीति से जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैंने कहा कि जो मंत्रालय छीन लिया गया था केशव प्रसाद मौर्य से, उस मंत्रालय ने ही योगी आदित्यनाथ को बेनकाब कर दिया। अब कहने सुनने को कुछ बचा नहीं, सफाई देने को कुछ बचा नहीं। जो मंत्रालय सीधे योगी आदित्यनाथ के अधीन है, अब तक तो वो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लिया करते थे कि बताओ भाई क्या कौन कौन से कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अब जो मंत्रालय सीधे सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है, उन पर सवाल उठा दिया। उत्तर प्रदेश की ठाकुर राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक, बसपा का यूपी में कोई नाम लेवा रहा नहीं है, बहन जी डेली जो है एक पोस्ट कर देती है सोशल मीडिया पर, यूपी से लेकर अमेरिका तक, लेकिन विधानसभा में एक ही विधायक है उनके पास। और उन्होंने भी चुनौती दे दी कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, तुम्हारी भी खोल दूंगा, जितिन प्रसाद की भी खोल दूंगा। तो एक राजनीतिक दल जो बुरी तरह से कमजोर है, इतनी हिम्मत तो मायावती नहीं दिखा पाती है मोदी और योगी को चैलेंज करने के लिए, जितनी हिम्मत उमा शंकर सिंह दिखा रहे हैं। कहीं से तो आ रही होगी ना वो हिम्मत, कोई तो वो हिम्मत दे रहा होगा ना। और वो भी भाजपा के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि दया शंकर सिंह जैसे दिग्गज नेता के खिलाफ उठा रहे हैं। और मैं फिर कहूं कि योगी आदित्यनाथ को जो हटाने की कवायद है, योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की, सांसदों की सुनी नहीं जा रही, यही सबसे बड़ा आरोप। यूपी का कोई भी विधायक हो भारतीय जनता पार्टी का, कोई भी सांसद हो भारतीय जनता पार्टी का, वो आमतौर पर यही कहते हैं। दूसरा आरोप उन पर जातिवादी राजनीति का लगाया जाता है, हालांकि वो खुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं गर्व से कि जो जाति भगवान राम की जाति थी वो मेरी जाति थी, और हम भी तमाम जातियों का सम्मान करते हैं। भगवान राम तो आराध्य देव है शिव जी, और मैं तो सीता मैया की नगरी से आता हूँ, सीतामढ़ी की धरती से आता हूँ, तो भगवान राम की ससुराल की नगरी से आता हूँ, तो भगवान राम पर तो वैसे ही मेरा बहुत ज्यादा हक है। लेकिन उसी भगवान राम की नगरी में कुछ दिन पहले अयोध्या गई थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। क्या कहा था उन्होंने? गुजरात के मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन तो आसानी से हो जाते हैं जहां लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी फाइल काम नहीं करते, नोटिंग गलत होती है। और बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं वो तो संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, राज्यपाल है, तो धीरे से उन्होंने लास्ट में कह दिया नहीं नहीं ऐसा उत्तर प्रदेश में ही नहीं होता, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में होता है।
AK शर्मा का सामने आना, केशव प्रसाद मौर्य का लगातार बोलना, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी का निशिकांत दुबे से मुलाकात करना, उसके बाद 2-2, 3-3 मंत्रियों का धरने पर बैठ जाना, ट्रांसफार्मर की घटना, मंत्री धरने पर बैठते हैं, इसमें सरकार से ज्यादा मंत्री की खुद की बेइज्जती होती है सिर्फ। किसी भी मंत्री से पूछ लीजिए, कोई मंत्री नहीं चाहता कि मैं धरने पर बैठूं, क्योंकि इतिहास में दर्ज हो जाता है कि आप इतने कमजोर मंत्री थे कि आपको धरने पर बैठना पड़ा एक ट्रांसफार्मर हटाने के लिए। कोई तो है जो गाइड कर रहा है, कोई तो है जो कह रहा है कि बैठ जाओ, एक्शन तभी होगा। कोई तो है जो उन्हें समझा रहा है, और कोई तो है जिसने दयाशंकर सिंह को मोटिवेट किया कि सीधे उस विभाग पर सवाल उठा दो जो विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आता है। तो मैं कह रहा हूं कोई तो है, और वो जो कोई है वो चाहता क्या है? वो उत्तर प्रदेश की हर जनता जानती है, उत्तर प्रदेश का एक-एक व्यक्ति जानता है, हर भाजपाई जानता है कि वो जो कोई है वो चाहता क्या है सिर्फ। संतोष जी, पिछले कई दिनों से मैं यूपी की राजनीति को वाच कर रहा हूं, देख रहा हूं। केंद्र सरकार की तो बात छोड़ दो, वो उलझन में समझ ही नहीं पा रही है। आप तो यूपी को बहुत दिन से कवर करते हैं, बीजेपी को कवर करते हैं, मथुरा भी गए होंगे। मथुरा में एक नृत्य होता है, उसमें महिला और पुरुष सब भाग लेते हैं, और वो लाठा मार होली का होता है। तो कभी कभी उसमें भगदड़ मचती है, तो पुरुष जो है स्वाफी की जगह अपनी पत्नी का घाघरा उठा के भाग खड़े होते हैं। बचना है, लाठी पड़ रही है सर पे, कुछ तो करेंगे। तो सरकार भी अभी ऐसे ही उल्टे सीधे वस्त्र लिए घूम जवाब नहीं दे पा रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। सब खामोश हैं। पहले वोट लिया गया डबल इंजन ट्रिपल इंजन के नाम पर, अब कोई नहीं कह रहा है कि डबल धोखा हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है, डबल वक्त खराब हो रहा है। अगर सेंट्रल में देखो तो इतना बुरा हाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कभी नहीं रहा। राज्य में देखो तो मंत्री चिल्ला रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। थाने पे दरोगा हटाने के लिए मंत्री को धरना पे बैठना पड़ता है। आम आदमी के प्रति पुलिस का क्या रोल होगा? अब कुछ बची नहीं। बिजली विभाग मंत्री की नहीं सुनना, यही कह रहा तुम्हें जरूरत हो तो अपना ट्रांसफार्मर ले जाओ, मैं तो आज नहीं आऊंगा। तो आप अंदाज लगा लो कि बिजली विभाग कितनी सुनता होगा। नगर निगम में नाले अटे पड़े हैं, सारे शहर डूबे पड़े हैं, तो नगर निगम का सोचो। मैं ये विभाग गिनवा रहा हूं अरविंद शर्मा की। शिक्षा विभाग का आप माहौल देख रहे हो, स्कूल बंद हो रहे हैं, गरीबों का रोजी रोजगार छीना जा रहा है। पुलिस का फेलियर आपको दिख रहा है, रोज पुलिस एनकाउंटर कर रही है, अपराध हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री का एक भी दिन बाकी नहीं है जो किसी जनपद में जाते ना हो। दौरा परमानेंट जारी है, लेकिन सारे दौरा हवाई है, हवाई जहाज से है। तो सड़क का उन्हें पता ही नहीं लगता, सड़क टूटी है, फूटी है, कि कीचड़ है, कि गंदगी है, कि नाली है। अब ऐसे में उन्हें जो अधिकारी उनके साथ जुटे हुए हैं वो उन्हें कुछ सच बताते नहीं। उन्हें तो ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने जब सूचना विभाग के लोगों पर रस्सी कसी तो सबने एक मैसेज डिलीट करके दूसरा डाल दिया। उन्हें यह भी नहीं पता है कि राष्ट्रीय चैनलों पर हमारा लाइव प्रोग्राम नहीं चलता है। कल पता लगा जब कुछ लोगों ने लिस्ट शेयर कर दी। ऐसे में आप उनसे उपेक्षा रखते हो कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग देख लेते या कुछ और समझ लेते। तभी तो आप देख रहे हैं कि अधिकारी भी उनसे भयभीत नहीं है। उन्हें पता है कि हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी गोयल जी करेंगे, हमारा संजय प्रसाद जी करेंगे, तो हम उनसे बात करें, हम क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी से। हाँ, वो ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी आपसे नाराज है, उन्हें अपने हिसाब का अधिकारी लाना है, तो मुख्यमंत्री पे टालते रहते होंगे, तो अधिकारी क्यों कोई दबेगा। ऐसे में ये सवाल बन गया है कि प्रदेश को चला कौन रहा है। राज्यपाल अपनी कह रही है कि फाइलें आगे बढ़ती नहीं, राम मंदिर के दर्शन को लोग रोज आते हैं, वो दर्शन कर जाते हैं। किस पर हमला है, किससे कह रही हैं? बहुत सवाल है, मंत्री से लेकर राज्यपाल तक सब नाराज। मोदी जी कहते जा रहे हैं कि अमित शाह को हम अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब इसमें कोई छुपी है नहीं।
पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, कोई किसी को पता नहीं। अमेरिका अपनी कहे जा रहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम चीन जाएंगे और रूस के राष्ट्रपति अब देश आएंगे। अभी आपको याद होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए थे अभी रूस के राष्ट्रपति का प्रोग्राम ले आए। क्या कहोगे आप? क्या आप ये समझ रहे हो कि रूस और चाइना से संबंध बिगाड़ के अमेरिका को आंखें दिखा लेंगे? अरे आप अपनी दम पर क्यों नहीं दिखाते? बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, लेकिन ये सवाल करेगा कौन, पूछेगा कौन? मीडिया तो वही छापेगा जो साहब का मैसेज आएगा। अगर आज किसी और की सरकार होती, मनमोहन सिंह की सरकार होती, किसी राहुल गांधी की सरकार होती, तो ये मीडिया नंगा नृत्य कर रही होती कि अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, चूड़ियां गिफ्ट करवा दी होती अब तक प्रधानमंत्री जी। और मुख्यमंत्री भी कोई उत्तर प्रदेश का अलग होता तो अब तक चूड़ियां लेके पहुंच गए होते लोग। नहीं, और बिल्कुल सिर्फ 3-4 चीजें उत्तर प्रदेश में 3-4 चीजें मैं घटना बताता हूँ। वाराणसी, गंगा नदी की सफाई, इतने दावे किए जाते हैं, लेकिन वाराणसी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, सम्मानित नागरिक हैं, उनको अनशन पर बैठना पड़ता है। आपको गाजियाबाद और नोएडा की बताता हूं, देखिए अधिकारी कैसे घुमाते हैं। गाजियाबाद में जो मेट्रो लाइन गई, उस समय जो मुख्यमंत्री थी, किस तरह से उन्होंने फैसला किया। अब नोएडा में मेट्रो है शिव जी, गाजियाबाद में मेट्रो है। नोएडा के मेट्रो को गाजियाबाद से यानी मोहन नगर के मेट्रो से कनेक्ट करना है और इसके लिए डीपीआर बनता है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। कभी रोपवे की बात आ जाती है, कभी किसी चीज की बात आ जाती है। इंदिरापुरम के निवासी, वैशाली के निवासी, नोएडा में रहने वाले, मोहन नगर में रहने वाले, साहिबाबाद की बात करूं जहां हिंडन एयरबेस पे योगी आदित्यनाथ जी उतरते हैं, पसौंडा, शालीमार गार्डन, राजनगर, शहीद नगर, राजबाग, राजनगर एक्सटेंशन, मोहन नगर, इन तमाम इलाकों के रहने वाले लोग जो नोएडा में काम करते हैं, सिर्फ कुछ स्टेशन अगर मेट्रो को कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों को फायदा होगा, लाखों लोगों को फायदा होगा। लेकिन 8 साल हो गए, कुछ नहीं किया जा रहा। अच्छा, दूसरी चीज पे आइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी के समय में सभी महिलाओं को फ्री में बस ट्रेवल करने की सुविधा थी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया नहीं, दिन के बाद दिल्ली का आधार कार्ड होगा, उन्हीं को सुविधा मिलेगी। यानी गाजियाबाद की महिला, नोएडा की महिला कहां जाएंगे? डीटीसी के पास बस का बेड़ा कम है, ये मैं आम लोगों की समस्या बता रहा हूँ। डीटीसी के पास बस नहीं है तो दिल्ली से जितनी बसें नोएडा जाती थी, गाजियाबाद जाती थी, बंद कर दिया गया। अब यूपी रोडवेज की हालत तो आपको पता ही है, शॉर्ट रूट पे क्या उनकी हालत होती है। ये सब बेसिक समस्याएं हैं। इन बेसिक समस्याओं को सुनने की बजाय, सुलझाने की बजाय आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप कॉरिडोर की बात करेंगे। अखिलेश यादव को लेकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया? अखिलेश यादव कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए, समाजवादी पार्टी के नेता है, लोकसभा में कितने सांसद है उनके पास? कम से कम एक मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, एक उप मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शब्दों का चयन करते समय तो सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो राजनीतिक शिष्टाचार कोई चीज होती है, जमीन पर आप काम कर नहीं पा रहे। अच्छा, इसका दूसरा देखिए, ये कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते थे, उन्होंने कहा कि नहीं बचत होगी, अब नोएडा पे उतरेंगे, ये हिंडन एयरबेस पे उतरेंगे तो बचत होगी। अब उस बचत के नाम पे कई तरह के अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं, बेचारे अधिकारी परेशान हो जाते हैं कि जिन रोडों से जाना है बस उसको चमकाना है, बाकी रोडों की हालत खराब। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री कभी उधर से जाएंगे नहीं। और ये सिर्फ गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला, वाराणसी, इन्हीं जिलों की हालत नहीं, बलिया में क्या हुआ ये मंत्री साहब खुद ही बता रहे हैं। दिल्ली दरबार कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है, लेकिन दिल्ली दरबार की समस्या अलग है। आज लगा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, पोल खोल देंगे, तो सुबह सुबह मोदी जी किसानों की याद कर रहे थे, अपने व्यक्तिगत नुकसान होने की बात कह रहे थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। आज अब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एनडीए गठबंधन के राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की। अब एनडीए गठबंधन की हालत क्या? नीतीश कुमार है नहीं, आए नहीं, बुलाया नहीं गया। भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो पार्टी के मुखिया से बात करोगे ना। नीतीश कुमार नहीं बुलाए गए, चंद्रबाबू नायडू नहीं रहे। संसद में एक बैठक कर ली अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने, और उसमें कौन शामिल थे जनता दल यूनाइटेड से? राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह। और टीडीपी से कौन थे? चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी से राम मोहन नायडू साहब।
और उसमें क्या करवाया गया कि राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से प्रपोज करवा दिया गया और टीडीपी के जो नेता है राम मोहन नायडू उनसे सेकंड करवा दिया गया और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को ऑथोराइज कर दिया गया। इस बैठक में एनडीए की बैठक हो गई। अब नीतीश कुमार से फोन पर सहमति ली गई या नहीं ली गई नहीं बताया गया। चंद्रबाबू नायडू से फोन पर सहमति ली गई या नहीं ली गई नहीं बताया गया। तो ये सब आनन फानन में करते हैं ताकि दूसरे के पास कुछ कहने सुनने का मौका ना रहे। अब राजीव रंजन सिंह कुछ बोलने की हैसियत में है थोड़ी, अमित शाह के सामने क्या बोले? चंद्रबाबू नायडू होते, नीतीश कुमार होते तो थोड़ा बहुत बोल भी देते। तो इस तरह से सारा काम ये लोग हड़बड़ी में किए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही हालत है और दिल्ली में अभी तक मंत्रियों के पीछे कोई है नहीं तो बेचारे बोल नहीं पा रहे। हालांकि दुखी तो वो भी है, त्रस्त तो वो भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों को हिम्मत मिल गई है कि दिल्ली में कोई बैठा हुआ है जो बुरे वक्त में साथ आएगा। बाकी आपने कपड़ों की बात कही थी तो मुझे बाबा रामदेव याद आ गया। लठमार होली तो मथुरा की ठीक है, लेकिन बाबा रामदेव 40 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल दिला रहे थे। यहाँ तो रूस से सस्ता। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मेरी पूंछ जला दो, मेरी पूंछ फाड़ लेना, मैं नहीं दूंगा इस बार डीजल। हाँ, तो उसके बाद 40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल तो मिल नहीं रहा, एथेनॉल मिलाने के बाद भी नहीं मिल रहा, रूस से सस्ता खरीदने के बाद भी नहीं मिल रहा। और एक बड़ा आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, मैं उसको कवर कर रहा था, रात में मैं था। मैं आपको बड़ी दिलचस्प सी बात बताऊं, कई बार आप बीट को कवर करते हैं तो थोड़ा सा लगाव हो जाता है उस बीट से, ये बात सही है, बतौर रिपोर्टर आपसे हो जाता है। शाम को पुलिस की जो मौजूदगी थी वो बढ़नी शुरू हो गई और एक दिल्ली पुलिस के एक बड़े ईमानदार अधिकारी जिनको आमतौर पर संटिंग पोस्ट ही दी जाती थी, क्योंकि कोई भी सरकार ईमानदार अधिकारी को पसंद करते नहीं है, संटिंग पोस्ट दी जाती थी। वहां पर वायरलेस पे 2 बार मैंने उनका नाम सुन लिया, तो मुझे लग गया कि भाई अगर उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा रही है तो इसका मतलब या तो आज या कल हंगामा होगा। हमने बाबा रामदेव को कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, पुलिस वो तो हंसते उन्होंने कहा कि अरे इतनी भीड़ है, इसके सामने किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी, तख्ता बदल देंगे। और जब पुलिस ने एक्शन लिया तो मंच से सबसे पहले भाग गए। कपड़े बदल लिए उन्होंने, तख्ता बदलते कपड़े बदल लिए। उसके बाद भी वो अधिकारी इतने कार्यकुशल थे कि उन्होंने फिर भी पहचान लिया, पकड़ लिया। उसके बाद डर गए कि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी। अधिकारी कह रहे हैं कि बाबा आपका एनकाउंटर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आपको उठा के उत्तराखंड भेजने के लिए कहा गया, आपका एनकाउंटर नहीं करेंगे। लेकिन चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो फिर दूसरे तरीके से उनको चुप कराया गया। उसका जिक्र मैं ऑनलाइन यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा। और फिर जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो आप कहते हो क्यों? क्योंकि आप दिल्ली में बैठे चैनलों को विज्ञापन देते हो। आपने एक बड़े संपादक को नौकरी से निकलवा दिया, रिपोर्टरों को धमकाते हो कि बताओ तुम्हारे संपादक से बात कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे साथ कई बार ऐसा वाकया हुआ कि मेरे संपादक के साथ तो उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहे, लेकिन जब भी मैंने संपादक की बात वो कहते थे तो मैं एक तो सवाल टेढ़े पूछ लेता था, फिर बाद में खत्म करता तो कहता था कि आप संपादक जी को फोन कर लीजिएगा। और बड़ा दिलचस्प रहा कि मेरे वो जो इंटरव्यू होते थे, टिक-टैक होते थे, वो कहीं काटे छाटे नहीं गए, वो चलता था, पूरा चलता था। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, आपने जो बताया वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज के बदलते दौर, बदलती राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है और बदले हुए परिवेश में खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की हैसियत भी बदल गई। अब देखना यह है कि इस बदलते परिवेश में कौन कौन सुरक्षित बचेगा, किस किस की कुर्सी जाएगी, किस किस की कुर्सी बचेगी, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो इंतजार करते रहिए और बड़ी खबरें सुनने के लिए संतोष पाठक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहिए और खबरों को आगे बढ़ाते रहिए। लाइक शेयर जरूर करते रहे ताकि हमारा हौसला बढ़े। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों के प्रति आभार।